नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाएंगे दुनिया भर की बड़ी और अहम खबरें, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव और एक्सप्लोसिव न्यूज स्टोरीज, वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज और वॉर ब्रेकिंग न्यूज युद्ध के मैदान से। शुरुआत सुपर प्राइम टाइम की वॉर ब्रेकिंग न्यूज के साथ। अमेरिका ने आइजनहावर की लोकेशन बदली है, जानकारी सामने आ रही है। यमन के करीब पहुंचा है यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर। आज रात हूती बड़े हमले की तैयारी में है। F-35 B-2 बॉम्बर से हमला कर सकता है अमेरिका। यमन में हूती के एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो गए हैं। ये बड़ी जानकारी युद्ध के मैदान से। यमन में हूती के एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हैं, लेकिन अमेरिका भी अपनी तैनाती को बदल रहा है। लाल सागर से लेकर इराक तक जो कुछ हुआ है वो अरब विनाश की सबसे बड़ी वजह बनने जा रहा है। 24 घंटे के अंदर अमेरिकी सेना को अब तक की सबसे बड़ी चोट पहुंचाई गई। हूती और इराकी रेजिस्टेंस फोर्स के हमले में अमेरिका के 1000 करोड़ रुपए के हथियार जल गए। इसमें अमेरिका का सबसे घातक और एडवांस्ड ड्रोन MQ-9 रिपर भी शामिल है। रईसी के इशारे पर यह हमले सिर्फ अमेरिकी हथियारों पर नहीं हुए हैं, बल्कि उसकी शान पर भी हुए हैं। ऐसे में अब बाइडेन ने ईरान के खिलाफ भी सैन्य अभियान चलाने की हुंकार भर दी है। घंटे में 100 मिसाइलों से विस्फोट हुआ और इसी के साथ अमेरिका शोक सागर में डूब गया। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन सच यही है। अरब में अमेरिका पर अब तक का सबसे बड़ा हमला हो गया है। एक ही दिन में 3 बड़े हमलों से सुपर पावर दहल गया है। इराक से लेकर लाल सागर और अदन की खाड़ी में ईरानी प्रॉक्सी ने ऐसा जलजला लाया कि बाइडेन के 1000 करोड़ के अस्त्र स्वाहा हो गए। ईरानी प्रॉक्सी ने अमेरिका के गर्व को ध्वस्त कर दिया है। अमेरिका पर यह वो हमला है जो अरब में एटमी विनाश का सबसे बड़ा तूफान ला सकता है। यमन में अमेरिकी एयर स्ट्राइक के बाद भी हूती के हमले नहीं रुके हैं। पिछले 3 दिन में 4 जहाजों पर हूती ने हमला किया है। हूती ने जिन 4 जहाजों पर हमला किया है उसमें 2 अमेरिका के हैं और इसी के बाद से अमेरिका क्रोध से भर गया है। हूती ने अमेरिका पर एक साथ 2 फ्रंट पर हमला बोला। पहला हमला लाल सागर में हुआ और दूसरा अदन की खाड़ी में। इन दोनों जगहों पर हूती ने अमेरिका के 2 जहाजों पर एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल से धावा बोला। अदन की खाड़ी में अमेरिका के चेम रेंजर नाम के जहाज पर आक्रमण किया गया। अमेरिका का कहना है कि हमले में जहाज को कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन हूती का दावा है कि उसकी मिसाइल ने शिप को डायरेक्ट हिट किया। हूती पर हमले को लेकर अमेरिका का दावा सही है या हूती का, इसकी जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। लेकिन ये सच है कि अदन की खाड़ी में हूती के हमले के बाद अमेरिकी जहाज के क्रू मेंबर्स को इंडियन नेवी ने रेस्क्यू किया।
ने 24 घंटे के अंदर अब तक का सबसे विध्वंसक हमला किया। लाल सागर से लेकर अदन सागर तक एंटी शिप क्रूज मिसाइल और एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइलों की बरसात की। अमेरिकी टास्क फोर्स ने उसकी ज्यादातर मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया, लेकिन जो हमले सफल रहे उसने बाइडन ब्रिगेड को अब तक का सबसे बड़ा जख्म दे दिया। लाल सागर में हूती के हमले लगातार जारी हैं। अब तक हूती 4 एंटी शिप क्रूज मिसाइलें दाग चुका है। अमेरिकी टास्क फोर्स 3 को इंटरसेप्ट कर चुकी है, लेकिन एक मिसाइल टारगेट को हिट करने में कामयाब रही। इतना ही नहीं, हूती अब तक 6 लैंड अटैक क्रूज मिसाइलें दाग चुका है, लेकिन अमेरिका ने उसकी भी मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया। हूती सबसे ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दाग रहा है। हूती के लड़ाके अब तक 21 एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले कर चुके हैं। हैरानी की बात यह है कि इन 21 मिसाइलों में से अमेरिका सिर्फ 7 को ही नाकाम कर सका। बैलिस्टिक मिसाइलों से हूती के 14 हमले सफल हो चुके हैं। इससे अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को बड़ा नुकसान पहुंचा है। यमन की धरती से हूती लगातार ड्रोन हमले भी कर रहा है। गाजा युद्ध शुरू होने के साथ ही हूती अब तक 91 ड्रोन दाग चुका है। अमेरिका का दावा है कि उसने हूती के 79 ड्रोन हमले को नाकाम किया, लेकिन 12 ड्रोन टारगेट को हिट करने में कामयाब रहे। हूती लाल सागर से गुजरने वाले जहाजों पर भी सी ड्रोन से हमले कर रहा है। हूती अब तक 6 सी ड्रोन दाग चुका है। इनमें से 5 ड्रोन हमले को नाकाम किया जा चुका है, जबकि 1 ड्रोन जहाज में धमाका करने में कामयाब रहा। अमेरिका को सबसे बड़ी चोट इराक में पहुंची। यहां इराकी रेजिस्टेंस फोर्स ने अमेरिका के सबसे बड़े और एडवांस ड्रोन को तबाह कर दिया। यह तस्वीर अमेरिका के सबसे बड़े ड्रोन MQ-9 रिपर पर हमले की है। अमेरिका के इस ड्रोन ने सर्विलांस के लिए बगदाद बेस से उड़ान भरी थी। तभी इराकी रेजिस्टेंस ने इस पर हमला कर दिया। हमले के बाद अमेरिकी ड्रोन इस तरह से जलकर राख हो गया। हमले के बाद ड्रोन में भीषण आग लग गई। आग की लपटों से घिरा अमेरिकी ड्रोन जमीन पर आकर गिर गया। जमीन पर भी वो काफी देर तक चलता रहा। इसके बाद चारों तरफ ड्रोन का मलबा नजर आने लगा। एक MQ-9 रिपर ड्रोन की कीमत 900 करोड़ रुपए होती है। इसका मतलब यह हुआ कि सिर्फ एक हमले में अमेरिका के 900 करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। ईरानी समर्थन वाले रेजिस्टेंस फोर्स ने सिर्फ अमेरिकी रिपर ड्रोन को ही तबाह नहीं किया, बल्कि अमेरिकी बेस पर भी हमला किया। सीरिया और इराक में अमेरिकी सेना के जितने भी बेस हैं, सब पर हर रोज ड्रोन हमले हो रहे हैं, जिससे बाइडेन परेशान है। पिछले 3 महीने के अंदर सीरिया और इराक में मौजूद अमेरिकी बेस पर 140 से ज्यादा हमले हो चुके हैं। इन हमलों में अमेरिकी सेना को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ईरानी प्रॉक्सी ने गाजा युद्ध शुरू होने के बाद से ही अमेरिका की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। हूती के हमले तो अमेरिका के साथ कई देशों के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है। हूती चीफ ने अब जो ऐलान किया है, उससे लाल सागर में महाविनाश का नया सायरन बजने लगा है। अमेरिकी जहाजों पर हमले और हूती की हुंकार से भड़की अमेरिकी सेना ने फिर से यमन में हमले तेज कर दिए हैं।
हूती के ठिकानों पर चुन चुन कर वार किया जा रहा है, लेकिन अमेरिका के हमले से हूती पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। इस बात को खुद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने स्वीकार किया है। बाइडेन ने साफ कर दिया है कि यमन में हूती पर अमेरिकी टास्क फोर्स का एक्शन जारी रहेगा। लाल सागर में जो टास्क फोर्स बनी है उसमें अमेरिका के साथ ब्रिटेन, नीदरलैंड्स, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और बहरीन पहले से ही मौजूद है। अब इसमें डेनमार्क की सेना भी शामिल हो गई है। अमेरिकी टास्क फोर्स न सिर्फ हूती को खत्म कर रही है, बल्कि अब ईरान के खिलाफ भी हमला करने की तैयारी हो चुकी है। बाइडेन का बयान इस बात का संकेत दे रहा है कि अब अमेरिका ईरान पर आक्रमण करने जा रहा है। अमेरिका का ये वो हमला होगा जिससे अरब में परमाणु जलजला आ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। युद्ध के मैदान से इस वक्त की बड़ी खबर यह कि ईरान ने हूती को बैलिस्टिक मिसाइलें भेजी। सीक्रेट रूट से बैलिस्टिक मिसाइलें भेजी गई हैं। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट से चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। ईरान के इस कदम से भड़का हुआ है अमेरिका। दुनिया विश्व युद्ध के कगार पर पहुंच चुकी है और इसकी एटमी तैयारी पूरी हो चुकी है। दुनिया के शक्तिशाली एटमी संगठन की कमान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के हाथ में है। ब्रिटेन और अमेरिका ने आशंका जताई है कि बहुत जल्द एटमी युद्ध छिड़ सकता है और नेटो सेनाएं तैयारी के लिए युद्धाभ्यास शुरू करने वाली हैं। राष्ट्रपति पुतिन का परमाणु जखीरा अपग्रेड हो चुका है। ईरान ने ऐलान कर दिया है कि बहुत जल्द वो न्यूक्लियर पावर बनने वाला है। नॉर्थ कोरिया के शासक किम जोंग ने अंडर वाटर न्यूक्लियर पोसाइडन का सफल टेस्ट करके वॉशिंगटन तक दहशत फैला दी है। देखिए कैसे डूम्सडे क्लॉक महाविनाश की बहुत करीब पहुंच चुकी है। महाविनाश की आहट दुनिया के कई हिस्सों में एक साथ दस्तक देने लगी है। रूस यूक्रेन युद्ध छिड़ने के बाद से ही यह खतरा बढ़ गया था। कि धरती कभी भी एटमी विस्फोट के बवंडर से थर्रा सकती है। लेकिन अब यह खतरा भयावह वास्तविकता के बहुत करीब पहुंच चुका है। और इस खतरे को ब्रिटेन सहित नेटो संगठन भी गंभीरता से ले रहा है। क्योंकि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अपने न्यूक्लियर ट्रायड को वॉर ड्यूटी पर तैनात कर दिया है। साथ ही अमेरिका के परमाणु हथियारों पर नियंत्रण के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है, अमेरिका जब तक यूक्रेन को हथियार देता रहेगा, परमाणु हथियारों के नियंत्रण पर बातचीत नहीं होगी। रूस अमेरिका को फिर चेतावनी देता है कि संप्रभुता पर हमले का जवाब महाविनाश होगा। रूस के रुख से साफ है कि उसने सबसे बड़ी मोर्चाबंदी तैयार कर ली है
और अपने मददगार देशों को भी न्यूक्लियर पावर बना दिया है। रूस के साथ खड़े देशों में चीन के पास 390 एटमी हथियार हैं और ताइवान के साथ युद्ध छिड़ने की आशंका बढ़ गई है। रूसी खेमे के दूसरे देश नॉर्थ कोरिया के पास 20 एटमी हथियार हैं। किम ने अंडर वाटर न्यूक्लियर वेपन का सफल टेस्ट किया है। साउथ कोरिया से युद्ध छिड़ने की आशंका है। तीसरा देश है ईरान। ईरान बहुत जल्द ही न्यूक्लियर बम तैयार करने वाला है। पुतिन के इशारे पर ईरान ने अपनी मिसाइलों की शक्ति का प्रदर्शन करके इराक से पाकिस्तान तक कोहराम मचा दिया है। IAEA यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने कहा है कि ईरान 6 न्यूक्लियर बम बनाने लायक न्यूक्लियर फ्यूल तैयार कर चुका है। अगले ही हफ्ते तक ईरान पहला न्यूक्लियर बम बना लेगा। 1 महीने के भीतर ईरान 6 न्यूक्लियर बम बना सकता है। अगले 5 महीनों में ईरान के पास 20 से ज्यादा न्यूक्लियर बम हो सकते हैं। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर के एरोस्पेस फोर्सेस के कमांडर अमीर अली हाजी ज़दा ने कहा है कि ईरान जल्द ही न्यूक्लियर तकनीक पर बड़ा ऐलान करने वाला है। रूसी खेमे से सबसे विनाशक खबर यह है कि नॉर्थ कोरिया के शासक किम जोंग ने अंडर वाटर पोसाइडन का सफल टेस्ट किया है। जनवरी से 17 जनवरी तक साउथ कोरिया के जेजू आइलैंड पर अमेरिका और साउथ कोरिया ने न्यूक्लियर एक्सरसाइज की और इसका जवाब किम ने न्यूक्लियर सुनामी से दिया है। किम ने अंडर वाटर हेल 523 का टेस्ट किया है। इसे पूर्वी सागर में 185 मीटर की गहराई पर टेस्ट किया गया। किम के सफल टेस्ट से वॉशिंगटन तक दहशत फैल गई है। माना जा रहा है कि किम को पोसाइडन की तकनीक रूस से मिली है और अब वो रूस जैसे शक्तिशाली देशों की कतार में पहुंच चुका है। किम के पोसाइडन का नाम हेल है और कोरियन भाषा में इसका मतलब सुनामी होता है। हेल नॉर्थ कोरिया का अंडर वाटर न्यूक्लियर ड्रोन है। इसका पहला टेस्ट 26 फरवरी 2023 को किया गया था। तब समंदर में इसने लगातार 59 घंटे तक सफर किया था। इसके विस्फोट से समंदर में 500 मीटर तक ऊंची लहरें उठी थी। 21 मार्च 2023 को हेल पोसाइडन का दूसरा टेस्ट किया गया। तब समंदर में इसने लगातार 71 घंटे तक सफर किया था। दूसरे टेस्ट में इसके विस्फोट से 700 मीटर ऊंची सुनामी आई थी। हेल के विस्फोट से सबसे बड़ा खतरा यह है कि इससे रेडियो एक्टिव सुनामी आ जाएगी और बड़े पैमाने पर तबाही होगी। यानी दुनिया के 4 मोर्चे पर न्यूक्लियर तैनाती हो चुकी है। रूस ने अपनी सरमत मिसाइलें नोवाया जेमलिया बेस पर तैनात कर दी है। इसके साथ ही ईरान ने परमाणु बम बनाने का कार्यक्रम तेज कर दिया है। चीन ने ताइवान की तरफ न्यूक्लियर मिसाइलों का रुख कर दिया है और किम जोंग ने जापान सागर में न्यूक्लियर पोसाइडन उतार दिए।
सबसे बड़ी जंग की बिसात बीत चुकी है, इसका डर अमेरिका को भी सता रहा है। इसलिए नेटो इतिहास का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास शुरू करने वाला है। इस युद्धाभ्यास को स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर नाम दिया गया है। इस युद्धाभ्यास में 90,000 सैनिक हिस्सा लेने वाले हैं। इस युद्धाभ्यास में नेटो के 26 देशों की सेनाएं शामिल होंगी। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी का दावा है कि पुतिन एटमी युद्ध की तैयारी कर चुकी है। डे एक्स नाम के एक दस्तावेज से जानकारी मिली है कि पुतिन के युद्ध की शुरुआत ईरान या नॉर्थ कोरिया से हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की बड़ी खबर यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई है। यूक्रेन युद्ध पर बाइडेन ने बड़ा ऐलान किया है। यूक्रेन में सेना भेज सकते हैं बाइडेन। यूक्रेन की हर तरह से मदद करेंगे, कहा बाइडेन ने। बाइडेन के ऐलान पर भड़के हैं पुतिन। जनवरी में रूस ने इतने ज्यादा हमले यूक्रेन पर किए हैं कि अब यूक्रेन के पास सिर्फ 2 ही विकल्प बाकी हैं, या तो सर्वनाश चुने या फिर सरेंडर करे, क्योंकि नेटो से मदद मिलने की उम्मीद ना के बराबर है। ऐसे में हथियारों की कमी से जूझते यूक्रेनी सैनिक रूस के सामने कैसे टिक पाएंगे, इसका भरोसा खुद ज़ेलेंस्की को नहीं है। इसीलिए वो बार बार अमेरिका से मदद की गुहार लगा रहे हैं। इस बीच रूस ने नया वॉर प्लान लाकर तय कर लिया है। अगर यूक्रेन को अस्तित्व बचाना है तो सरेंडर करना ही होगा, वरना संपूर्ण खात्मे के लिए तैयार रहे। बस कुछ हफ्ते और उसके बाद यूक्रेन पर रूस का कब्जा होगा। अगर नहीं हुआ तो यूक्रेन को दुनिया के नक्शे से मिटाने की कसम खा चुके हैं पुतिन। और ये उसी तबाही की तस्वीरें जब ताबड़तोड़ रूसी सैनिक यूक्रेनी खेमे में विध्वंस मचा रहे हैं। दरअसल पुतिन नहीं चाहते कि इस जंग को अब और लंबा खींचा जाए, क्योंकि ये मौका भी है कि यूक्रेन को सरेंडर के लिए मजबूर किया जा सके। और उसकी वजह है कि अमेरिका मिडिल ईस्ट में घिरा हुआ है और वो यूक्रेन को हथियार सप्लाई नहीं कर पा रहा। उसका फोकस अभी मिडिल ईस्ट। अमेरिका को घिरा देख रूस ने मौका भांप लिया, इसलिए पुतिन ने आक्रामक रणनीति अपना ली, जबकि पिछले साल के आखिर में रूस डिफेंसिव हो चला था। क्योंकि रूस पर यूक्रेन ने खूब हमले किए, लेकिन इजराइल पर हमास के अटैक के बाद से मिडिल ईस्ट में अमेरिका का दबदबा खतरे में। इसलिए अमेरिका वहां ईरानी प्रॉक्सी को खत्म करने की रणनीति बनाने में जुटा है। जबकि रूस ने साल की शुरुआत से नई रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया, जिसे दिसंबर में तैयार कर लिया गया था। अब रूसी सेना ने यूक्रेन की फ्रंट लाइन को करीब करीब खत्म कर दिया, इसलिए वो आगे बढ़ रही है। इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर के मुताबिक रूस ने यूक्रेनी फ्रंट लाइन पर हमले कम कर दिए। अब रूसी सैनिक आगे बढ़ रहे हैं। अब खार्किव में दिन में 3 से 4 हमले ही हो रहे हैं। इसकी तस्दीक खुद यूक्रेनी ग्राउंड फोर्स के प्रवक्ता वोलोदिमीर फितियो ने की। उन्होंने कहा है, मॉस्को ने हमले का पैटर्न बदला है। अब वो कुपियांस्क से जनवरी के आखिरी हफ्ते में लीमन से आगे निकल सकती है,
जिसके बाद दक्षिण की तरफ बढ़ सकती है। यूक्रेन की तरफ से कहा जा रहा है कि रूस के पास इतने सैनिक ही नहीं हैं कि कई इलाकों में एक साथ युद्ध लड़ सके। अब यूक्रेनी सैनिक गुरिल्ला युद्ध लड़ रहे हैं। यही वजह है कि रूस ने रिजर्व सैनिकों की कई टुकड़ियां युद्ध के मैदान में उतार दी हैं। इसके अलावा रूस की तरफ से 2 दिन पहले ऐलान किया गया था कि वो 30,000 सैनिकों की भर्ती करने जा रहा है, जिन्हें बारी बारी से युद्ध के लिए भेजा जा रहा है, जो रूस के नए ब्लूप्रिंट पर काम करेंगे। साथ ही रूस ने टैंक बटालियन को भी उतार दिया है और मिसाइल ड्रोन अटैक लगातार जारी। इतने बड़े हमले में यूक्रेन का बच पाना बेहद मुश्किल है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से रूस ने कई बड़े हमले किए, जिसमें यूक्रेन को अच्छा खासा नुकसान हुआ है। उसके टैंक पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। सैनिकों का हौसला टूट रहा है। सेना में भगदड़ की स्थिति बन रही। अमेरिका और नाटो से कोई मदद नहीं मिल रही। ऐसे में बिना हथियार यूक्रेनी सेना कैसे युद्ध लड़ेगी, जबकि रूसी सैनिक यूक्रेनी चक्रव्यूह को तोड़ते हुए तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। जनवरी महीने में ही रूसी सैनिक 60 किलोमीटर आगे बढ़ चुके हैं। रूस ने युद्ध नीति बदलकर नए टारगेट फिक्स कर लिए हैं। इसके लिए वो तय दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं। इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर के मुताबिक दिसंबर में खार्किव में रूसी सैनिक सबसे ज्यादा हमले कर रहे थे, लेकिन जब से नया ब्लूप्रिंट बना वो दक्षिणी पूर्व पर फोकस कर रहे हैं। इसलिए जनवरी के पहले हफ्ते में लोहांस्क की तरफ बढ़ गए, जबकि आगे का टारगेट फरवरी के पहले हफ्ते में डोनेत्स्क तक पहुंचना है। इसके आगे फरवरी के आखिर में ज़पोरिज्जिया और खेरसोन तक मार्च के दूसरे हफ्ते तक कब्जा कर लेने की प्लानिंग है। अभी जो स्थिति है उसके मुताबिक रूसी सैनिक 17 दिसंबर को कुपियांस्क में थे, जो 3 जनवरी को लीमन की दिशा में बढ़ते हुए 3 जनवरी को नेवेस्के पहुंच गए। इसके आगे तुसरके होते हुए 13 जनवरी को सिवर्स्क पहुंचे। इसके बाद स्पिरने फिर 15 जनवरी को बाखमुत तक जा पहुंचे। 2 दिन पहले यानी 19 जनवरी को रूसी फौज की टुकड़ी कोस्तांतिनोवका तक पहुंची है। इन तमाम जगहों पर यूक्रेनी सेना को खदेड़ने के लिए भीषण जंग चल रही है। रूस के हमलों से यूक्रेनी सेना में भगदड़ मची हुई, क्योंकि रूस की तरफ से आसमान से मिसाइलें दागी जा रही हैं। कामिकाज़ी ड्रोन टारगेट ध्वस्त कर रहे हैं और जमीन पर रूसी सैनिक तबाही मचाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब यूक्रेन के पास 2 ही विकल्प हैं, सरेंडर या सर्वनाश। वैसे भी पुतिन कह चुके हैं कि अगर यूक्रेन पश्चिमी देशों के मुताबिक चला तो वो अपना वजूद खो देगा। इसके लिए पुतिन ने तैयारी कर ली। नया वॉर प्लान बनाकर टारगेट बदल दिए, जिसके लिए यूक्रेन तैयार नहीं था, बल्कि वो सिर्फ अमेरिका से हथियार मिलने का इंतजार कर रहा है, जो शायद लंबा हो सकता है, क्योंकि अमेरिका पहले लाल सागर में हूती का चक्रव्यूह तोड़ने में जुटा है। यानी यूक्रेन के सबसे बुरे दौर की शुरुआत हो चुकी। रूस के नए प्लान के मुताबिक रूस यूक्रेन के पूर्वी और दक्षिणी इलाके पर कब्जा करेगा, जिसके बाद यूक्रेन को कई टुकड़ों में तोड़ देगा, जिनमें से कई हिस्सों को रूस में मिला लेगा। इसके अलावा कीव में किसी ऐसे नेता को बागडोर दिलवा देगा जो रूस की कठपुतली के तौर पर काम करे। यानी नाटो से मदद की उम्मीद में बैठे ज़ेलेंस्की के लिए एक एक दिन भारी पड़ता जा रहा है, और ऐसी हालत पैसे और हथियार नहीं मिलने से हो रही। जबकि अभी तक नाटो देशों ने इनकार नहीं किया, लेकिन भरोसे के अलावा कुछ और दिया भी नहीं। हालांकि बाइडेन की तरफ से कहा गया है
हम यूक्रेन की मदद करते रहेंगे, जरूरत पड़ने पर अपनी सेना भी उतार सकते हैं। लेकिन वो वक्त कब आएगा, इसका अंदाजा लगाना फिलहाल मुश्किल है। और जितना वक्त बीतता जा रहा है, उतनी ज्यादा मुश्किलों में ज़ेलेंस्की फंसते जा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो ज़ेलेंस्की की उम्मीद में यूक्रेन का अस्तित्व ही मिट जाए, क्योंकि जिस तेजी से रूस आगे बढ़ रहा है, वो दिन दूर नहीं जब कीव में ऐलान होगा, सरेंडर करो या फिर सर्वनाश के लिए तैयार रहो। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। यूक्रेन के पास सैनिकों की भी कमी है और हथियारों की भी, लेकिन यूक्रेन में मौजूद भाड़े पर लाए गए दूसरे देशों के लड़ाकों ने मोर्चा संभाला हुआ है। पुतिन के लिए यूक्रेन में मौजूद विदेशी लड़ाके अब जीत की राह में सबसे बड़ी अड़चन है। खार्किव में फ्रांस के लड़ाकों के होने की पक्की जानकारी के बाद रूस ने फ्रांस के राजदूत को तलब किया, लेकिन फ्रांस ने यूक्रेन को और मदद देने का ऐलान किया। दूसरी तरफ यूक्रेन के जासूस लगातार रूस में हमले कर रहे हैं। क्रीमिया और बेलगोरोद के पावर प्लांट पर हमला होने के बाद कई इलाकों में बिजली गुल हो गई। यूक्रेनी फौज की वर्दी, सिर पर हेलमेट और हाथ में हथियार। किसी ने टैंक की कमान संभाली हुई है, कोई आर्टिलरी से गोले दाग रहा है। कोई MLRS ऑपरेट कर रहा है। यूक्रेन की जमीन पर रूसी सैनिकों पर हमला कर रहे ऐसे हजारों सैनिक हैं जो पहली बार यूक्रेन आए। ये वो सैनिक हैं जिनका मकसद हार या जीत नहीं, बल्कि हर महीने जंग के बदले मोटी कमाई करना है। पुतिन के विरुद्ध नाटो का मर्सनरी युद्ध क्या है, इसे समझने के लिए पहले मर्सनरी सैनिकों का मतलब समझ लीजिए। मर्सनरी ग्रुप का मतलब है भाड़े के सैनिक। ऐसे ग्रुप युद्ध लड़ने के लिए मोटी रकम लेते हैं। यूरोप से कई मर्सनरी लड़ाके यूक्रेन भेजे गए। नाटो ने युद्ध की शुरुआत के बाद यूक्रेन को सिर्फ हथियार ही नहीं दिए, बल्कि हथियार चलाने वाले योद्धा भी दिए। ऐसे कई ग्रुप हैं जिन्हें युद्ध लड़ने के लिए यूक्रेन भेजा गया, और भाड़े के लड़ाके रूस के लिए बड़ी चुनौती साबित हुए। एक रिपोर्ट के मुताबिक लड़ाकों को $2000 तक की फीस दी जा रही है। यूक्रेन में मर्सनरी लड़ाकों की तादाद करीब 17,000 है। फ्रांस, स्पेन और ब्रिटेन से कई लड़ाके यूक्रेन पहुंचे हैं। रूस ने युद्ध के बाद कई बार दावा किया कि यूक्रेन में ब्रिटिश आर्मी और अमेरिकी आर्मी मौजूद है। लेकिन मर्सनरी का मामला 2 दिन पहले ही गरमाया है। रूस की वायुसेना ने खार्किव की इमारत को निशाना बनाया। दावा तो ये किया जा रहा है कि खार्किव में मर्सनरी ग्रुप का मिलिट्री बेस था, जहां फ्रेंच मर्सनरी ग्रुप के लड़ाके मौजूद थे, और रूस के हमले में 60 लड़ाकों की मौत हुई, जबकि 20 से ज्यादा लड़ाके घायल हुए। खार्किव में फ्रांस के लड़ाकों की मौजूदगी के सबूत मिलने के बाद रूस के विदेश मंत्रालय ने मॉस्को में फ्रांस के राजदूत पियरे लेवी को तलब किया। दूसरी तरफ फ्रांस के एक पूर्व पायलट के इंटरव्यू से जाहिर हुआ कि खार्किव में फ्रांस के लड़ाकों की 5 टुकड़ी मौजूद है, जो अलग अलग जगहों पर है। रिपोर्ट के मुताबिक खार्किव में फ्रांस के ड्रोन ऑपरेटर्स की टीम है। खार्किव में फ्रांस की स्नाइपर ग्रुप भी मौजूद है। फरवरी में फ्रांस यूक्रेन को मिसाइल देने वाला है। रूस ने भले ही फ्रांस पर दबाव बनाने के लिए कोशिश की है, लेकिन राष्ट्रपति मैक्रो फरवरी में कीव की यात्रा करने वाले हैं।
और यूक्रेन के लिए हथियारों का बड़ा ऐलान हो सकता है। एक तरफ भाड़े के लड़ाके तो दूसरी तरफ यूक्रेन का गुरिल्ला वॉर पुतिन के लिए बड़ी चुनौती है। रूस में मौजूद यूक्रेन के जासूसों की टीम ने फिर सीक्रेट तरीके से हमला किया है। क्रीमिया का बड़ा इलाका अंधेरे में डूबा है। पावर प्लांट में अचानक बड़ी खराबी आ गई है। गैस की सप्लाई रुकने से पावर प्लांट बंद हुआ है। क्रीमिया के पावर प्लांट में इतनी बड़ी खराबी कैसे आई, इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन माना जा रहा है कि ये यूक्रेन के गुरिल्ला वॉर की वजह से हो सकता है। रूस में अचानक ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जिसकी वजह को लेकर कई तरह के सवाल उठे हैं। रूस के बेल्गोरोड का ये वीडियो देखिए। अचानक एक पावर स्टेशन में आग लग गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक आग से पहले यहां धमाके की आवाज सुनी गई। बेल्गोरोद पर यूक्रेन लगातार हमले कर रहा है। बेल्गोरोद पर कई बार ड्रोन से हमला किया गया। पावर स्टेशन को भी ड्रोन से टारगेट करने का शक है। यूक्रेन ने पुतिन के होम टाउन पर भी ड्रोन से हमला किया है। रूस की सेना ने एक ड्रोन को गिराने का दावा किया है, जबकि यूक्रेन ने दावा किया है कि एक ड्रोन पुतिन के घर के ऊपर से गुजरा। यूक्रेन ने सेंट पीटर्सबर्ग में एक ऑयल टर्मिनल को भी टारगेट करने का दावा किया है। यूक्रेन का दावा है कि ड्रोन में 3 किलो विस्फोटक लोड किया गया था। धमाके के बाद तेल के टर्मिनल में आग लग गई। यह बाल्टिक सागर में तेल की सप्लाई का मुख्य ठिकाना था। रूस से यह वीडियो भी आया है। दावा किया जा रहा है कि यह उसी ऑयल टर्मिनल का है जिसे यूक्रेन ने ड्रोन से टारगेट किया है। हालांकि रूस के मुताबिक मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में एक एक ड्रोन को नष्ट किया गया। हालांकि यूक्रेन की सैन्य खुफिया इकाई HUR ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। ऐसे हमलों से एक बार फिर साफ हो गया है कि जंग के मैदान में भले ही रूस बारूदी ताकत से यूक्रेन की सेना पर हावी हो जाए, लेकिन यूक्रेन के जासूस रूस में फैल चुके हैं और रूस को अभी और नुकसान पहुंचा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। यूरोप के जिन हथियारों के दम पर अभी तक ज़ेलेंस्की रूस के साथ लोहा लेते आ रहे थे, उनके वो हथियार अब समाप्त हो चुके हैं। उधर पुतिन अपने उन हथियारों से भी यूक्रेन में विध्वंस मचा रहे हैं जो सोवियत काल के बताए जा रहे हैं। इसके साथ ही पुतिन लगातार नई मिसाइलों और विध्वंसक हथियारों का निर्माण भी बड़े पैमाने पर करवा रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इस महीने के आखिर तक कीव पर कब्जा करने के बाद पुतिन नेटो देशों पर हमला करके वर्ल्ड वॉर की तैयारी में है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूसी ध्वज लहराने के लिए पुतिन की सेना बेताब है। लेकिन पुतिन की तैयारी सिर्फ कीव कब्जे तक नहीं है। बल्कि वो अपने विध्वंसक हथियारों का इस्तेमाल करके वर्ल्ड वॉर के लिए भी तैयार बैठे हैं। एक तरफ ज़ेलेंस्की के हथियार लगभग खत्म हो चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पुतिन नए नए विध्वंसक शस्त्रों से यूक्रेन पर प्रहार कर रहे हैं।
रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने पहली बार यूक्रेन पर हमला करने के लिए P-35 एंटी शिप मिसाइल का इस्तेमाल किया। रूस की P-35 एंटी शिप मिसाइल के बारे में दावा किया जा रहा है कि यह रूस की कम से कम 60 साल पुरानी मिसाइल है। यह रूसी मिसाइल कम से कम 4 टन वजनी है। इसकी लंबाई 10 मीटर है। इसकी रेंज 350 किलोमीटर और रफ्तार 2000 किलोमीटर प्रति घंटा है। वहीं इसका वॉरहेड 1 टन वजनी है। पुतिन के विनाशकारी ऑपरेशन ने यूक्रेन में खलबली मचा दी। पिछले 15 दिनों में यूक्रेन की आर्मी बहुत कमजोर हो चुकी है। यूक्रेन के पास अब पुतिन से टकराने के लिए पर्याप्त संख्या में असरदार हथियार नहीं बचे हैं। यूक्रेन ही नहीं बल्कि नाटो देश भी पुतिन के अगले बारूदी कदमों से बेहद खौफ में है। रूस के विध्वंसक हमलों के बीच पुतिन के लिए एक और खबर है जो परेशानी बढ़ाने वाली है। खबर है कि यूक्रेन को नाटो का मेंबर फ्रांस सैकड़ों हवाई बम देने जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रांस हर महीने यूक्रेन को 50 AASM हैमर बमों की आपूर्ति करेगा। इस बम को कम ऊंचाई से भी गिराया जा सकता है। इसकी अधिकतम रेंज 50 किलोमीटर है। फ्रांस के इन बमों का इस्तेमाल अफगानिस्तान और लीबिया की जंग में भी हो चुका है। पाकिस्तान सरकार के पास 1 महीने तक भी शासन व्यवस्था चलाने का पैसा नहीं है। कर्ज के पहियों पर उसकी अर्थव्यवस्था घिसट रही है। क्या ऐसे हालात में पाकिस्तान सरकार युद्ध का खतरा मोल ले सकती है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। तो फिर पाकिस्तान ने ईरान के सिस्तान प्रांत पर मिसाइल स्ट्राइक करने का दुस्साहस कैसे दिखाया? इसका जवाब हमारी इस ग्लोबल एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। पहले ईरान ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान पर हमला किया और अगले ही दिन पाकिस्तान ने ईरान के सिस्तान पर मिसाइल हमला कर दिया। 17 जनवरी को ईरान ने पाकिस्तान में जैश अल अदल के बेस को तबाह किया। पाकिस्तान ने ऐसा दिखाया जैसे वो प्रतिशोध की आग में जलने लगा। 18 जनवरी को ही पाकिस्तान ने भी ईरान की धरती पर धमाका कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान के पास इतनी हिम्मत है कि वो ईरान पर हमला कर सकता है? क्योंकि IMF के कर्ज से पाकिस्तान चल रहा है। पाकिस्तान पर चीन के अरबों डॉलर का कर्ज है। ईरान से चीन के संबंध बहुत मजबूत हैं। ईरान से पाकिस्तान के कई हिस्सों को बिजली सप्लाई होती है। ईरान से पाकिस्तान को पेट्रोल, डीजल, LPG मिलती है। तो क्या सच में पाकिस्तान ईरान पर हमले की जरूरत कर सकता है या फिर यह स्क्रिप्टेड हमला था? ईरान और पाकिस्तान के इस तनाव पर ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी का दावा है कि पाकिस्तान और ईरान के बीच हमले की डील हो चुकी थी। हमले के वक्त ईरान ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव नहीं किए थे। इससे यह माना जा रहा है कि पाकिस्तान ने हमले से पहले ईरान सरकार से इजाजत ली थी। माना यह भी जा रहा है कि हमला भी डील के मुताबिक तयशुदा जगह पर किया गया। ईरान के पास सेवम खोरदाद जैसे एयर डिफेंस सिस्टम है जो हमलावर एयरक्राफ्ट और मिसाइल को सीमा से 300 किलोमीटर पहले ही ट्रेस कर लेते हैं, जबकि ईरान के मुताबिक पाकिस्तान के ड्रोन सीमा के 50 किलोमीटर अंदर तक गए थे।
इससे भी यह संकेत मिलता है कि एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट ही नहीं थे। लेकिन ईरान ने ऐसा क्यों किया? शायद ईरान और पाकिस्तान के बीच डील चुनाव और कारोबार को लेकर हुई। पाकिस्तान में फरवरी से आम चुनाव शुरू होंगे। आम चुनाव से पहले पाकिस्तान सेना अपमान से बचना चाहती है, इसीलिए ईरान के साथ पलटवार एयर स्ट्राइक का समझौता किया गया। ईरान भी इसलिए मान गया क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट पर टिकी है। पाकिस्तान 1.5 लाख बैरल से ज्यादा क्रूड ऑयल ईरान से आयात कराता है। दोनों देशों के बीच 16,000 करोड़ रुपए का सालाना कारोबार भी होता है। पड़ोसी देश के साथ संबंध बिगाड़ने से ईरान और पाकिस्तान दोनों बचना चाहते हैं। शायद इसीलिए दोनों के बीच डील हुई और पाकिस्तान जैसा कमजोर मुल्क ईरान की जमीन पर हमला करके नाक कटने से बचाने में कामयाब रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने एक बार फिर फिलिस्तीन के वजूद को हमेशा के लिए मिटा देने की बात कही है। 100 से अधिक दिनों के मिलिट्री ऑपरेशन के बाद भी इजराइल बंधकों को रिहा नहीं करवा सका है। इजराइल में बंधकों को परिवार मायूस हैं और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। खान यूनुस में बंधकों के शव मिलने के बाद से नाराजगी और ज्यादा बढ़ गई है। ताबड़तोड़ बमबारी और ग्राउंड ऑपरेशन के नाम पर गाजा के हर इलाके में तबाही। सौ दिनों से अधिक तक चले इस संग्राम के बाद भी इजराइल का मिशन अधूरा है। ना तो बंधक रिहा हो सके और ना ही हमास का सफाया हो सका। गाजा में अभी भी इजरायली सैनिकों पर हमास का प्रहार जारी है। इतना बारूद और इतनी गोलियां बरसाने के बाद भी इजराइल के परिवारों में मायूसी है। खान यूनिस से 21 शव बरामद हुए हैं। सभी शव इजरायली बंधकों के। सेना अब तक बंधकों को तलाश नहीं सकी। सरकार की इसी नाकामी से नाराज लोग इजराइल की राजधानी की सड़कों पर उतरे। तेल अवीव में सड़क जाम कर दिया गया। प्रदर्शनकारी बंधकों को छुड़ाने की मांग कर रहे थे। लोग युद्ध का विरोध करते हुए हमास से डील करने की मांग कर रहे थे। लेकिन पीएम नेतन्याहू ने जाहिर कर दिया है कि अब डील नहीं होगी, बल्कि फिलिस्तीन का वजूद ही खत्म कर दिया जाएगा। In the future, the state of Israel have to control on the entire area from the river to the sea. नेतन्याहू के इस ऐलान के बाद बंधकों की जान पर खतरा मंडराने लगा है। हमास ने अगर डील की उम्मीद छोड़ी तो गाजा में इजरायली नागरिकों की हत्या की जा सकती है। इस बीच इजरायली सेना का ऑपरेशन जारी है। वेस्ट बैंक में भी सेना का ऑपरेशन तेज किया गया है। तुलकरम रिफ्यूजी कैंप में 35 घंटे तक तलाशी अभियान चला। भारी मात्रा में विस्फोटक और हथियार मिले। गाजा में एक ऑपरेशन के दौरान आईडीएफ ने हमास के सबसे बड़े हथियार फैक्ट्री को नष्ट कर दिया है। सेना का दावा है कि हमास की सबसे बड़ी रॉकेट फैक्ट्री को तबाह किया गया है। सलाहेदीन और बुरेजी एरिया में तलाशी के दौरान हमास की इस सुरंग की जानकारी मिली थी। दूसरी तरफ हमास का पलटवार अभी भी थमा नहीं। कई सुरंग नष्ट करने के बावजूद हमास के लड़ाके गुरिल्ला प्रहार करने में कामयाब हो रहे हैं। अल तुफा और अल दराज इलाके में हमास ने सेना के ठिकानों पर हमला किया है। हमास ने वीडियो जारी करके दिखाया है कि कैसे हमास के इकलौते लड़ाके ने एक घर में रह रहे इजरायली सैनिकों पर हमला किया। हमास के लड़ाके इमारतों में छिपकर सैनिकों को निशाना बना रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्थ गाजा में हमास ने फिर से बड़े इलाके पर कब्जा जमा लिया है। इजरायली फोर्स ने सबसे पहले नॉर्थ गाजा पर ही कब्जा जमाया था, लेकिन अब कुछ इलाकों में हमास ने फिर से मजबूती हासिल कर ली।
ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।